अब आप में से कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिए होंगे। तो ये जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, तो ये सब विशेष सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपने खबरों में देखा होगा कि इनकम टैक्स विभाग ने बहुत छोटे छोटे लोगों पर रेड मारना शुरू कर दिया है, सर्च सर्वे करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो लोग फर्जी डिडक्शन क्लेम करते थे। और फर्जी डिडक्शन इतना क्लेम करते थे कि समझिए कई बार कहते हैं ना, पानी सिर के ऊपर से निकल जाना, कुछ वैसा हो गया था। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आपको बेहद खास ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या खास ख्याल रखना है इस शो में आपको बताऊंगा, और साथ में इनकम टैक्स से जुड़ी हुई दूसरी जो उलझनें हैं वो सब आपको दूर करूंगा, क्योंकि हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब नमस्कार, आपका स्वागत है इस शो में। कोहली साहब और हम दोनों मिलकर के आपको इस शो में कई सारी बातें बताने वाले हैं, जो कम से कम इस बार तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर फर्जी डिडक्शन क्लेम करने वालों पर चला इनकम टैक्स से डंडा, रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ी पड़ सकती है भारी। अगर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बदलना है तो अब कुछ नया करना होगा, और किन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है ज़रूरी और किन के लिए नहीं, ये भी शो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात वह है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो जब टैक्स की देनदारी बढ़ जाती है ना, तो अक्सर आप अपने सीए से कहते हैं भाई कुछ तरीका निकालो ताकि कुछ कम टैक्स की देनदारी बने, कहीं कोई डिडक्शन वगैरह हो तो देख लो कहीं कुछ बनता है कि नहीं बनता है, भले आप उसके हकदार हैं कि नहीं है। क्योंकि बात पैसे की आती है तो कई बार सीए मना कर देता है कि नहीं जी, जो नियम कहता है वही हम करेंगे। लेकिन कई ऐसे अकाउंटेंट या कुछ ऐसे थर्ड पार्टी होते हैं जो कहते हैं चलिए मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ, और फिर इस रास्ते के जाल में आप फंस जाते हैं। ऐसे कई लोग इस जाल में फंसते गए, क्योंकि जब तक टैक्स बचता था तो जाल अच्छा लगता था, अब वो जाल उनके लिए मुसीबत का जाल आ पड़ा है। वो क्या है पूरा मामला, थोड़ा समझ लेते हैं कोहली साहब से, फिर बाकी आगे बढ़ेंगे। कोहली साहब, पिछले खबर ये आ रही है कि इनकम टैक्स विभाग अब छोटी छोटी चीज़ें देख रहा है कि एजुकेशन डिडक्शन कैसे क्लेम किया, हेल्थ पे डिडक्शन कैसे क्लेम किया, तो माजरा है क्या दरअसल? जी हाँ, छोटा छोटा तो सुनने में लगता है लक्ष्मण, पर कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। तो मुझे लगता है वो घड़ा भर गया था। और डिजिटल प्रणाली है पूरी की पूरी। आप रिटर्न अपनी ऑनलाइन फाइल करते हैं। आपको याद होगा पुराने ज़माने की, मैं 1 मिनट को याद दिला देता हूँ, जब आप रिटर्न फाइल करते थे तो आपकी रिटर्न इतनी मोटी हो जाती थी, उसमें रिटर्न फॉर्म के साथ बड़े सारे अटैचमेंट्स होते थे, क्योंकि आपको हर चीज़ का प्रूफ लगाना पड़ता था। अब जो नई प्रणाली है इसमें विश्वास पे काम होता है। आपने कहा कि मैंने एटीसी में 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, डिपार्टमेंट ने मान लिया। आपने कहा कि मैंने एजुकेशन लोन लिया 80E में, डिपार्टमेंट ने मान लिया। आपने कहा कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया 80D में, डिपार्टमेंट ने मान लिया। लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया। और मैं यहाँ पर कुछ इंटरमीडियरीज हैं लक्ष्मण, जो ये रिटर्न तैयार करने की जिनको अथॉरिटी दी गई है वगैरह वगैरह, मैं इसमें किसी वर्ग का नाम नहीं लेता। उन्होंने कुछ लोगों को प्रलोभन दे के और रिफंड क्लेम करके, रिफंड में अपनी परसेंटेज फिक्स करके, तो डिपार्टमेंट को इसकी भनक लगी। 150 जगह लक्ष्मण, हाल में 150 जगह, ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज या चैरिटीज पर, ऐसे छोटे छोटे जो होती हैं उन पर रेड हमें पहले सुनने में आती थी, बल्कि व्यक्तिगत रूप पे जिन्होंने एचआरए क्लेम किया, जिन्होंने मेडिकल डिडक्शन क्लेम करी, मेडिकल इंश्योरेंस की। यहाँ छोड़िए, मैं जब हैरानी मुझे जब हुई, जब 80DDB एक सेक्शन होता है लक्ष्मण, जिसके अंतर्गत आपको 75,000 की या 1.25 लाख की, डिपेंड करता है कितनी डिसेबिलिटी है, कुछ विशेष बीमारियों के लिए आपको डिडक्शन मिलती है। उसमें भी लोगों ने बिना उसके बीमारी के हुए या बिना सर्टिफिकेट के हुए क्लेम किया। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो डिपार्टमेंट इसको नोट कर रहा था, और इसकी वजह से अब कैसे आया ये नोटिस में, क्योंकि रिफंड्स इतने बढ़ने लग गए। आपने देखा होगा 4-5 लाख करोड़ के तो रिफंड्स आ गए हैं। तो डिपार्टमेंट को हुआ कि इतने ज़्यादा रिफंड आखिर बनने की वजह क्या है। तो वहीं से ये अंग्रेजी में आते हैं, यू स्मेल अ रैट, तो वहाँ से हुई। और 150 लोगों को पहली बार मैंने ऐसे देखा, जबकि छोटे टैक्स पेयर्स भी। और लक्ष्मण, मेरा इसमें मानना यह है कि अगर किसी ने चोरी करी है तो छोटी चोरी और बड़ी चोरी को अलग अलग चीज़ नहीं होती। अगर आपने गड़बड़ करी है तो वो गड़बड़ तो गड़बड़ है। उनके ऊपर भी ये डंडा, जैसे आपने कहा, चला। और 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर की डिडक्शंस ऐसी अभी 1,000 करोड़ से ऊपर अभी तक ये मालूम पड़ चुका है कि ये फर्जी क्लेम की गई हैं। मैं समझता हूँ हमारे जो टैक्स गुरु के दर्शक हैं वो तो पहले ही बहुत सतर्क हैं, बहुत एजुकेटेड हैं,
पर मुझे लगता है कि उनको आगे अपने जो उनके जानकारी में लोग हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये जो विश्वास भरी प्रणाली है उसको जिंदा रखिए, उसको विश्वास को बनाए रखिए। और दूसरी चीज कि आप किसी भी तरह के ऐसे झांसे में ना आइए कि ऐसे रिडक्शन क्लेम करवाने की आपको भरोसा दे रहा हो कोई जिसके आप हकदार नहीं है। तो आज न कल चल के अब चूंकि सारी चीज़ें इतना ज़्यादा ऑनलाइन हो गई, डिजिटाइज हो गई कि पकड़ना बहुत आसान हो गया, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप अभी इस बार आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कुछ आपको नई जानकारियां देनी पड़ेगी। वो जानकारियां क्या है ये भी समझ लेते हैं कोहली साहब। जी हाँ, इसी से तारुफ रखती है, बहुत ज़्यादा इससे दूर नहीं है, क्योंकि अब जो नई प्रणाली है उसके अंतर्गत जब आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि उस फॉर्म के जरिए आपसे कुछ ऐसी जानकारी ली जाए कि आपके लिए कठिन हो जाए कुछ नकली इंफॉर्मेशन देना। उदाहरण के तौर पर अगर आपने ATE में एजुकेशन लोन है तो आपने लोन कब लिया, लोन का बैलेंस क्या है, लोन की डेट क्या थी, लोन का अमाउंट कितना था, लेंडिंग एजेंसी कौन थी, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार ATC की आप ले रहे हैं तो ATC में आपको बताना पड़ेगा। आप ATD मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, वहाँ भी आपको बताना पड़ेगा कौन इंश्योरेंस कंपनी है, किस चीज़ का लिया है। ATDD में ले रहे हैं तो वहाँ पर बीमारियों की लिस्ट है, डिमेंशिया है, कैंसर है, जो भी बीमारी है उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई और एक और जानकारी लक्ष्मण अब जो ली जा रही है एडिशनल, कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है तो आपको पता होगा 23 जुलाई 2024 से पहले पुरानी कैपिटल गेन की प्रणाली थी, यानी कि इंडेक्सेशन आपको केवल मिलता था। उसके बाद से आपके पास इंडेक्सेशन और बिना इंडेक्सेशन का ऑप्शन आ गया। तो अब आपको यह भी बताना पड़ेगा रिटर्न में कि आपका ये कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 से पहले का है या 23 जुलाई 2024 के बाद का है। तो आप रिटर्न भरते टाइम इस पर विशेष ध्यान रखिए कि जो एडिशनल जानकारी मांगी जा रही है, लक्ष्मण मैं ये कहना चाहूंगा वो व्यर्थ नहीं मांगी जा रही है। अगर आपने इसको नहीं किया तो उसकी वजह से आपकी रिटर्न फॉल्टी रिटर्न हो सकती है, आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको देनी है जी, ये सारी जानकारी देनी है और इसका अलग अलग जो उन्होंने सेक्शन के हिसाब से बताया कोहली साहब, इसका ख्याल रखिएगा। और जब तक रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है तब तक शो में हम लोग इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर और सीधा आपको उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ये मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के सागर से आए हैं, GS कुशवाहा जी। मैं क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और कंपनी ने मुझे पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल 2024-25 में एक रिटेंशन सैलरी के अलावा एक रिटेंशन बोनस ऑफर किया था सर, जिसका अमाउंट था 4 लाख रुपए। मतलब कर्मचारी कंपनी के लिए बड़े वैल्यूएबल कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, तभी रिटेंशन बोनस आपको दिया है। सर देखिए तो लक्ष्मण जी उसके साथ मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने क्या किया, 4 लाख रुपए मुझे रिटेंशन बोनस ऑफर किया और उन्होंने कहा था कि 2 साल तक आप नहीं छोड़ेंगे तो ये रिटेंशन बोनस हम आपको देंगे। ठीक है। और अगर जॉब क्विट करेंगे तो ये 4 लाख रुपए आपको वापस जमा करना होगा, ऐसे उन्होंने पेपर में लिखा हुआ था। तो हमने उसको एक्सेप्ट किया सर। एक्सेप्ट किया तो 4 लाख रुपए का 30% TDS काट के मुझे सर 2,80,000 रुपए मेरे अकाउंट में नेट पेमेंट आया सर, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है सर। अभी क्या हुआ, अब मैं फाइनेंशियल 2025-26 में मेरा दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया है, मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है वहाँ पे। अब मैं जो नई कंपनी ज्वाइन करना है तो मैं पुरानी कंपनी को छोड़ना है मुझे। तो कंपनी ने कहा है मुझे 4 लाख रुपए वापस देना है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर अब मुझे वापस करना है तो मेरा जो 1,20,000 रुपए जो फाइनेंशियल ईयर पिछले वाली फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने TDS काट लिया, अब कंपनी अब देखिए सर 4 लाख रुपए आज मुझे वापस करना पड़ रहा है। यानी कि हमको पहले मिले कितने 2,80,000 रुपए और तो TDS में 1,20,000 चले गए हमारे। उसके बाद 1,20,000 और जोड़ के मुझे कंपनी काट रही है। यानी कि अभी कंपनी मुझे सितंबर में फुल ऑन फाइनल करेगी, उसमें से मेरा जो भी निकलेगा उसमें से हमारा 4 लाख रुपए माइनस कर लेगी। तो कहने का सर मतलब 2,40,000 रुपए का लॉस हो गया सर मुझे। अच्छा, TDS का मामला है। जी हाँ, कुशवाहा साहब को बिल्कुल बोलते हैं ना लक्ष्मण के लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल ये क्लासिक केस है लेने के देने का। जी हाँ कुशवाहा साहब, बदकिस्मती से जो कुछ हुआ है ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जब आप रिटेंशन बोनस को जब आप वापस करते हैं, या मैं इसको एक जनरलाइज तरीके से बात करूं तो सैलरी को अगर आप वापस करते हैं किसी वजह से तो उसकी कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलती। एक दफे सैलरी आपके पास आ गई तो वो आपकी कमाई हो गई। अब जब तक कंपनी इस बात को स्वीकार ना करे कि सैलरी को वापस किया जा रहा है और अपनी TDS रिटर्न में उसको बाकायदा वापस दिखाए कंपनी, तब तक के लिए वो सैलरी आपकी जब तक आएगी तब तक तो इनकम बनेगी, पर जब जाएगी
तो वो इनकम नहीं बनेगी, मतलब इनकम में से डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2,40,000 बन रहा है, चूंकि जो नहीं, वापस हाँ मैं बताता हूँ ना, क्योंकि 4 लाख रुपए इनको मिला, तो 4 लाख में से पहले 1,20,000 तो टीडीएस पहले ही कट गया, क्योंकि 30% इनकम आपकी एडिशनल सैलरी आ गई। जब कंपनी ने इनसे वापस लिया तो कंपनी ने तो ग्रॉस ऑफ टैक्स लिया ना लक्ष्मण, तो कंपनी ने फिर वापस 4 लाख ले लिया, तो 1,20,000 वो कटा और 1,20,000 का इनको और नुकसान हो गया। खुशवाहा साहब, हमारी हमदर्दी पूरी है आपके साथ, पर इसमें कहीं भी कोई प्रोसीजरल या लीगल गड़बड़ नहीं नजर आती है। एक ही तरीका है इसको ठीक करने का कि कंपनी अपने टीडीएस रिटर्न में इसको एडजस्ट करके सैलरी को रिवर्स करे और आपको टीडीएस का क्रेडिट दे, तभी हो सकता है। वरना लक्ष्मण वैसे देखिए, वैसे रिटेंशन बोनस था तो कंपनी तो ये कहेगी कि खुशवाहा साहब को तो रुकना चाहिए था, भाई हमने रिटेंशन बोनस दिया, पर उनको जो दूसरी, खुशवाहा साहब मैं ये कहता हूँ, अगर आपको जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है, आई एम श्योर वो इससे बेटर होगी, तो वहाँ से जो आपको फालतू सैलरी मिल रही है, समझ लीजिए कि उसमें कवर हो रहा है। यहाँ पर कोई टैक्स की एडजस्टमेंट बदकिस्मती से नहीं हो सकती। जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, टैक्स के हिसाब से ठीक हो, लेकिन ये तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ है गड़बड़, बिल्कुल बड़ा यूनिक केस है। और रिटेंशन बोनस, लक्ष्मण देखिए, रिटेंशन बोनस का मतलब यही होता है कि भाई आप टिकिए। नहीं, वो तो कंपनी हमें पनिश करे, नहीं टिके तो पैसा वापस ले लिया। तो ये शर्त होती है, ये शर्त होती है। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि भाई इनको जो 4 लाख मिले थे वापस ले लिया गया। जी। जब ले लिया गया तो हम जो आपने लिया था वापस। हाँ, पर क्योंकि नियम ये कहता है कि सैलरी को रिड्यूस नहीं किया जाता है। सैलरी एक दफे एक्रू होके आपने कमा ली तो वो कमा ली, जब तक एम्प्लॉयर ये नहीं कहेगा कि हम इस इनकम को रिवर्ट कर रहे हैं टीडीएस रिटर्न के जरिए, तब तक ये नहीं होगा। ये तब तक नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। कुशवाहा साहब कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग पूरी, हाँ, काश हम कुछ कर सकते। मैंने तो पूरी कोशिश की इनके मुंह से कुछ निकलवा लूँ कोई तरीका, लेकिन कोहली साहब ने कुछ बताया नहीं। लेकिन आपको नई पारी के लिए, नई जगह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और लेकिन इसमें टैक्स का नियम जो कहता है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इस बीच मैं एक ईमेल लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है आपको। ये सीनियर सिटीजन है विनोद कपूर जी, गुरुग्राम से हैं, और ये जो है सो इनका कहना है कि 1990 में इन्होंने एक रिहायशी प्लॉट खरीदा था, रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा था, और 1995 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले लिया 1995, 5 साल बाद। अब ये प्रॉपर्टी मार्च 2024 में बेच दी है। अगर ये पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से कोई भी चुने तो क्या इनकी खरीद की लागत 2001 के अनुसार मानी जाएगी? क्या दोनों टैक्स व्यवस्था में इन्हें इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा? पहले इनका सवाल का जवाब दीजिए, फिर बाकी इनके एक दो सवाल और इसी देखिए, विनोद जी की बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, तो 2001 1 अप्रैल को इसकी वैल्यूएशन की जाती है, तो इनको मेरे ख्याल विनोद जी को इस बात का आइडिया है। तो वहां से लेके आप इंडेक्सेशन करेंगे 2024-25 जब भी आपने बेची है, तो अब 2 विकल्प आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप इंडेक्सेशन करते हैं तो आप 20% टैक्स देंगे, यानी कि 2001 की वैल्यू पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आप 20% टैक्स देंगे। अगर आप 20% नहीं देना चाहते हैं और आप इंडेक्सेशन को फोरगो करते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, तो फिर आप 12.5% सीधा। अब यहां पर एक सवाल उठता है लक्ष्मण, जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है कि क्या 1/4/2001 की जो वैल्यूएशन है, क्या वो इस नई व्यवस्था में भी लागू होगी? उसका जवाब है हाँ। तो यानी कि आप 1/4/2001 की वैल्यूएशन तो कराएंगे ही कराएंगे, भले ही आप इंडेक्सेशन ले या ना ले, उस वैल्यू को आप अपनी सेल कंसिडरेशन में से लेस करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो आप इसको, आप इंडेक्सेशन लेंगे अगर, तो 20% आप टैक्स देंगे उस पर, और अगर आप नहीं लेते हैं तो 12.5% आप टैक्स देंगे। विनोद जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि दोनों विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। हालांकि विनोद जी ने एक और सवाल पूछा है कि इनको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 4 से 5 करोड़ से ज़्यादा का हो रहा है, जो ये बता रहे हैं, तो क्या ये 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और साथ ही 50 लाख का इंफ्रा बॉन्ड भी खरीद सकते हैं क्या, या ये निवेश दोनों टैक्स व्यवस्था में संभव है? 2 करोड़ रुपए तक का आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। पहली बात तो सेक्शन 54 की जब अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 से 5 करोड़ है तब भी पूरा बेनिफिट आप पूरा, हाँ, 2 करोड़ तक दो प्रॉपर्टी में बाकायदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1-1 करोड़, 1-1 करोड़ करें या 1.5 करें, 50 दोनों मिलाकर 2 करोड़ रुपए तक आप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तीसरा, इन्होंने 54 ईसी का भी पूछा है, हाँ 50 लाख, तो 50 लाख वो भी आप कर सकते हैं। तो 54 ईसी में 50 लाख 6 महीने के अंदर आपको जो नोटिफाइड बॉन्ड्स होते हैं उसमें कर सकते हैं। 2 करोड़ तक का 54 का बेनिफिट ले सकते हैं, और 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी में भी आप ले सकते हैं, और आपके पास वो जो पहले मैंने बताया वो विकल्प भी उपलब्ध है। तो इनके कई सारे सवाल थे, सब के सब इसी में समावेश। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या दोनों टैक्स व्यवस्था में संभव है, ओल्ड या न्यू? उसका मैंने जवाब दिया, बिल्कुल। ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, आप कुछ भी
भी ले, कैपिटल गेन दोनों में ही अप्लाई करता है। ये जो मैंने सारी आपको प्रणाली समझाई, ये दोनों व्यवस्थाओं में अप्लाई कर। चलिए विनोद कपूर साहब, साथ ही ऐसे कई सारे दर्शक होते हैं जिनके पास इस तरह का सवाल होते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उससे जो गेन हुआ उसको कैसे इन्वेस्ट करें ताकि टैक्स देनदारी कम पड़े, तो बखूबी इन्होंने कोहली साहब ने बता दिया, तो इसका ध्यान रखिएगा। एक सवाल अहमदाबाद से आ रहा है दिलीप राठौड़ जी का। दिलीप साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरा बेटा मेडिकल में पीजी का कोर्स कर रहा है। अच्छा, उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, वो टैक्सेबल है कि एग्जाम है आईआईटी में? दिलीप साहब, स्टाइपेंड जो मिलता है उसको सैलरी ही मान लिया जाता है। सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ खड़ा होता है दिलीप साहब, लक्ष्मण मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि स्कॉलरशिप्स जो मिलती हैं वो कर मुक्त होती हैं। तो बहुत से लोग क्या होता है जो स्टाइपेंड को स्कॉलरशिप मान लेते हैं, पर स्टाइपेंड तो सैलरी से पहले का एक अवस्था है, एक तरह से एक स्टेप है। स्टाइपेंड सैलरी में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके। तो स्टाइपेंड भी अगर मिल रहा है और अगर वो टैक्सेबल लिमिट में आता है, पर दिलीप साहब ये ध्यान रखिएगा कि वो भी जो 12 लाख तक की है, जो लिमिट है 12 लाख तक आप सेक्शन 87A में रिबेट लग सकते हैं, वो उस पर अप्लाई करता है। तो आप कुल टोटल स्टाइपेंड को कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर वो 12 लाख के अंतर्गत आ रहा है तो उसमें वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा। स्टाइपेंड जनरली आजकल तो डॉक्टर्स को लाख रुपए तक का भी मिल जाता है, तो अगर वो मिल रहा है तो लाख इंटू 12 किया मैंने तो 12 लाख हो जाता है, तो वैसे ही माफ हो जाएगा। तो प्रिंसिपली टैक्सेबल है, पर इस नई लिमिट की वजह से शायद वो माफ हो जाए। आप अमाउंट निकाल के देख सकते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप में, इस वजह से दिक्कत होती है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है राठौड़ साहब? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे संपर्क करने के लिए। और कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जा करके अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी चेंज करवाना चाहते हैं तो कुछ नए नियम आ गए। वो नए नियम क्या है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। कोहली साहब, इनकम टैक्स रिटर्न का समय चला तो कुछ ना कुछ बातें करती रहनी चाहिए, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पे आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर ये सही होना चाहिए। सुनने में तो बड़ी छोटी चीज़ लगती है, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, मान लें गड़बड़ भी हुआ तो कौन सा आफत आ जाएगी, लेकिन वाकई इतना बड़ा कंसर्न होता है क्या? ये बहुत बड़ा कंसर्न है लक्ष्मण, इसीलिए इसको वाकई आपने कहा सुनने में बहुत छोटी लगती है क्या ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की बात है, पर बड़े बड़े किस्से हो जाते हैं। मेरे सामने अभी एक केस आया जो मुझे देखने को मिला। वहाँ ईमेल आईडी वो साहब अपना एक्सेस नहीं करते थे, वो ईमेल आईडी उनका मतलब सेकेंडरी आईडी समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा देखते नहीं थे। अब आयकर पोर्टल पे वही डाला हुआ था, उनका कहीं कोई विदेशी कंपनी में कोई शेयर्स वेयर्स उन्होंने ले रखे होंगे, ना के बराबर शेयर्स थे। अब इनकम टैक्स की इंक्वायरी आई, उन्होंने 1 ईमेल आई, 2 आई, 3 आई, 4, 5 ईमेल्स आई, ये उनको बाद में पता लगा। 5 ईमेल्स के बाद एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, उनकी 15-20 लाख रुपए सैलरी होगी साल की, और 18 करोड़ रुपए की डिमांड निकल गई, क्योंकि डिपार्टमेंट को जवाब नहीं मिला। तो डिपार्टमेंट ने फिर जवाब नहीं मिलता है तो एक्स पार्टी में तो फिर कुछ भी माना जा सकता है। अब उस 18 करोड़ रुपए की करने के लिए अगर आप जो नियम कहता है कि 20% आपको जमा करना सैलरी थी उनकी 14-15 लाख रुपए और डिमांड आ गया 18 करोड़। अब उस 18 करोड़ की डिमांड को अपील को लड़ने के लिए 20% पैसा जमा कराना होता है, वरना स्टे नहीं हो पाता है। तो 20% भी 3 करोड़ 60 लाख हो गया। अब वो कहां से बेचारे थे? तो मैं इस बात की अहमियत पर जोर देना चाहता हूं कि कृपया करके हमारे सभी टैक्स गुरु के जो दर्शक हैं, कृपया करके अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो आपने डाल रखा है इसको बहुत हल्के में ना लें। ये कहने को एक बड़ी छोटी सी जानकारी है, परंतु अगर ये गलत हो गई तो आपको बहुत महंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट और आपके बीच में जो संपर्क का सूत्र है वो केवल और केवल ईमेल और फोन नंबर है। और अगर आपको लगता है कि बहुत साल पहले डाला था, आउटडेटेड है, तो इसको बदलने का अब नया प्रोसेस आ गया है। ये अब केवल और केवल आधार, नेट बैंकिंग या डीएससी से ओटीपी, आधार से आप ओटीपी ले सकते हैं या अपने पूछने वाले बदलने कैसे बदलना? बिल्कुल, आप अपना डीएससी है जिसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहते हैं, उसके माध्यम से, आधार से, नेट बैंकिंग से जाके आप इसको चेंज करिए। आधार से कर रहे हैं तो ओटीपी आएगा, कहने का मतलब ये है आप इसको इमीडिएटली, अब ये सीधा ऐसे नहीं चेंज होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ये भी लक्ष्मण देखना चाहता है कि टैंपरिंग ना हो। ऐसा ना हो आपका नंबर किसी और ने डाल दिया हो, किसी और का नंबर आपने डाल दिया हो। ये दोनों काम को वेरीफाई करने के लिए कि ठीक, आप देखिए कि डिपार्टमेंट जब ओटीपी के जरिए इसको बदलना चाहता है तो डिपार्टमेंट इसकी कितनी अहमियत समझता है। मुझे लगता है उतनी ही अहमियत करदाताओं को भी समझनी चाहिए। अच्छा, मान लिया जाए कि दोनों हमारे चेंज हो गए,
जी। ईमेल आईडी और फोन दोनों चेंज हो गए तो ओटीपी कहाँ आएगा तब? दोनों आप बदल सकते हैं, दोनों बदल सकते हैं। आप पहले एक बदलिए, उसके बाद आप दूसरा बदलिए। तो ये आधार से तो लिंक्ड है ही है ना। देखिए आधार से आपका फोन नंबर लिंक्ड है, तो वो फोन नंबर के आधार पर आप ईमेल बदलिए और उसके बाद आप बदलना चाहते हैं तो फिर आप फोन भी बदलिए। ये भी देखिए कि आधार में जो फोन नंबर डाला हुआ आपको अपडेटेड हो। नेचुरली वो तो आजकल होता ही है जनरली, वरना तो आप बहुत सारी काम आजकल नहीं कर सकते, आपको पता होगा। तो फिर मैं जोर दे के कहना चाहूंगा, आप रिटर्न फाइल करने से पहले अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अगर गड़बड़ी है, आपको बहुत छोटी सी बात लग सकती है, पर इन छोटी छोटी बातों से लक्ष्मण बड़े बड़े किस्से बन जाया करते हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। लेकिन आपने इतने डरा दिया कि मैं तो यहाँ शो खत्म करने के बाद जाकर देखूंगा मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर सही है कि नहीं। आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो चिट्ठी आती है, वो ईमेल आपके पास जो इंटीमेशन आएगा वो इन्हीं पर आएगा। वो आपसे कैसे करोड़ों लोगों को फोन करके तो बताएंगे नहीं भाई साहब आपके नाम से नोटिस आप देख लीजिए। तो ईमेल आईडी फोन नंबर आप भी चेक करिएगा, मैं भी चेक करूंगा। अगर गड़बड़ हो तो तुरंत बदल लीजिए, अभी समय है, भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और बदलने में कोई दिक्कत बहुत आनी नहीं चाहिए। पूरी प्रक्रिया यहाँ पे कोहली साहब ने समझा दिया है। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको कहते हैं, वहाँ से शांडिल माहेश्वरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांडिल माहेश्वरी जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, और मेरा बहुत नमस्कार कोहली साहब को भी नमस्कार। हम आपका प्रोग्राम काफी समय से देख रहे हैं और इतना अच्छा है ये, और इतना ज्ञानवर्धक है कि हमें हर बारी कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं तो आप कहाँ प्रयागराज के रहने वाले हैं? जी जी, प्रयागराज में रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैं तो आपके शहर का बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही प्रशंसक हो गया मैं जब गया था महाकुंभ। जी, मुझे भी ये सौभाग्य तो स्थानीय लोग इतने कोऑपरेटिव नेचर के लगे और इतने मतलब उत्साहित थे उतनी भीड़ के बावजूद, कि वाकई आप लोगों ने पूर्वांचल का तो आते थे वैसे ही बड़ा बहुत ही आप लोगों ने दिल ये कर लिया, हम जीत लिया हम लोगों का। बताएं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ मैं? हाँ लक्ष्मण जी, मेरा एक छोटा सा कपड़ों का व्यापार है, जिसमें हमारी जो टर्नओवर है लगभग 25 लाख से नीचे है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हमारे लिए अनिवार्य है, या हम अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं? ये 25 लाख आपकी सालाना बिक्री है? सालाना बिक्री 25 लाख की है। हाँ, पहली बात तो ये छोटा सा कारोबार ना कहें, जो भी कारोबार है बहुत बड़ा है और जो है वो बहुत अच्छा है, ये मान के चलिए अपने हिसाब से। और बाकी जीएसटी का तो नियम बताएंगे कोहली साहब। जी हाँ लक्ष्मण, 1,51,00,000 रजिस्टर्ड लोग हो चुके हैं इस समय देश में, जो नई आंकड़ा आया। और शांडिल्य जी उसमें से एक होना है, उनको नहीं होना है, यही उनका प्रश्न है। तो शांडिल्य जी देखिए, इसमें नियम ये कहता है कि अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो वहां पर अगर आप गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं, आपने कपड़े की बात करी, तो 40 लाख वहां पर लिमिट है। और अगर आप सर्विसेज देते हैं तो 20 लाख लिमिट है। तो 40 लाख के दायरे से तो आपने 25 लाख बताया, आप उससे बाहर हैं। परंतु अब ये परंतु लक्ष्मण बहुत काम का है, अगर आप इंटर स्टेट सेल्स करते हैं, यानी कि आप यूपी से, प्रयागराज यूपी में है, यूपी से बाहर अगर आप माल बेचते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। या शांडिल्य जी, आप कभी ई कॉमर्स में, यानी किसी अमेज़न पे, किसी पे आप प्लेटफॉर्म पे आप लिस्ट करते हैं तो आपको कराना पड़ेगा। लक्ष्मण एक और काम की बात, मान लीजिए आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो अगर ये 3 चीजें आप नहीं करते हैं तब तो आप अभी आराम से बैठिए शांडिल्य जी, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर अगर इन 3, और मैं ये मानता हूं लक्ष्मण, इन 3 में से कोई ना किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है। और आपको मजे की बात बताऊं, जो मैंने 1,51,00,000 का आंकड़ा दिया, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दायरे से बाहर हैं, परंतु फिर भी उन्होंने इन कारणों से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ। मेरे मन में 1-2 सवाल है, फिर शांडिल्य जी के पास जाऊंगा मैं। कि पहली बात आपने प्रयागराज पर जोर दिया, तो क्या शहर के हिसाब से कोई सीलिंग है क्या? जी बिल्कुल, जो बहुत छोटे शहर हैं वहां पर अभी भी ये सीमा 20 लाख रखी गई है। अच्छा। पर क्योंकि टियर 2 सिटीज अब इसमें आ गई हैं, तो 40 लाख प्रयागराज 40 लाख के लिए? जी 40 लाख लिमिट है। और शहरों की जो लिस्ट है उसमें प्रयागराज है 40 लाख का। जो बहुत छोटे शहर हैं, गांव कस्बे के इलाके हैं, वहां पर ये सीमा 20 लाख। अच्छा, एक और सवाल कि 40 लाख से कम है के कारोबारी हैं, तब भी वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? नहीं, आईटीसी वो तभी क्लेम करेंगे अगर फिर उनको रजिस्ट्रेशन, हाँ मतलब रजिस्ट्रेशन कराए तो आईटीसी क्लेम कर जी, अगर नहीं कराते तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। शांडिल्य जी, ये तो मेरे मन में जो कंफ्यूजन था वो मैंने पूछ लिया, आपके मन में कोई कंफ्यूजन है? नहीं लक्ष्मण जी, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए, बहुत अच्छे से कोहली साहब ने समझा दिया।
कोहली साहब की खासियत ये सीए कम कम्युनिकेटर ज़्यादा हैं, ये चीज़ों को बहुत बेहतरीन आसान भाषा में समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए शांडिल जी, और कोई सवाल हो तो फिर से लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। कोहली साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में शामिल होने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो, चाहे जीएसटी जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और जब अपना सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर बताएं, ताकि ऐसे ही सीधे आपको अपने टैक्स गुरु से रूबरू करा सकूं और हर सवाल का जवाब आपको मिल सके। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।